बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट सेल्फ इंडक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था म्यूचुअल इंडक्शन को। म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें एक कॉइल में करंट की चेंज की वजह से किसी नेगबरिंग कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रही थी। लेकिन सेल्फ इंडक्शन के अगर हम वर्डिंग पे गौर करें तो सेल्फ इंडक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है। सेल्फ मीन अपना आप, और इंडक्शन का मतलब वही प्रोसेस जिसमें चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है। तो सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें एक कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से उसके अपने ही अंदर इंड्यूस ईएमएफ जो है वो जनरेट हो रही होती है। सो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इटसेल्फ। कि अगर एक कॉइल में करंट के चेंज की वजह से उसके अपने ही अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रही हो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। इसके कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो सिंपली हमारे पास इस केस में सिर्फ एक ही कंडक्टिंग कॉइल होगी जिसको पावर सप्लाई हमने दिया होगा और उसके साथ रियोस्टेट अटैच होगा। रियोस्टेट मतलब कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। वर्किंग इसकी बड़ी सादी सी है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको देखें तो लेट्स सपोज अगर हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो इस कॉइल में से करंट पास करनी शुरू होगी। एंड एज वी नो व्हेनेवर देयर इज अ करंट देयर मस्ट बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सो इस करंट के इस कॉइल में से पास करने की वजह से इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब इस रेजिस्टेंस की वजह से जब करंट की वैल्यू जो इस कॉइल में से पास कर रही है वो जब चेंज होगी तो उससे जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ पे मैंने रेड कलर से शो की हैं ये भी चेंज होगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट की वैल्यू कम होगी। दोनों केसेस में करंट की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। अगर करंट की वैल्यू चेंज होगी तो उससे जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंज होने की वजह से इसमें इंडक्शन का प्रोसेस होगा और इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो है वो जनरेट होगी। सो स्टेप बाय स्टेप मैंने इसे लिखा है। व्हेन वी क्लोज द स्विच द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू द कॉइल ड्यू टू विच इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। नाउ ड्यू टू चेंज ऑफ रेजिस्टेंस करंट चेंजेस एंड एज अ रिजल्ट the magnetic field line generated by it also changes. This change of magnetic flux inside the coil produces an induced EMF in the coil which can be given as. So जब करंट इसमें से जो फ्लो कर रही है वो चेंज होगी तो उससे जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा जिसकी वजह से इसमें इंडक्शन का प्रोसेस होगा। और वो जो इंड्यूस EMF है वो डायरेक्टली रिलेटेड होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जिस स्पीड से इस कॉइल में फ्लो करने वाली करंट चेंज होगी उसी मिकदार में उसी अमाउंट से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी। सो इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जितनी ज़्यादा स्पीड से हमारे पास करंट की वैल्यू चेंज होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी। नाउ अगर हम प्रोपोर्शनल खत्म करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा दैट इज कैपिटल एल। अब कैपिटल एम हमारे पास जो कैपिटल एल है वेयर एल इज अ सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट। हमारे पास ये कांस्टेंट है जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये मटेरियल डिपेंडेंट है, मटेरियल टू मटेरियल ये वेरी करता है। सो अगर यहाँ से हम सेल्फ इंडक्टेंट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास ये इक्वेशन है। अगर यहाँ से कैपिटल एल की वैल्यू निकालनी है तो ये फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अक्सर पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एल। सो उसके यूनिट निकालने के लिए इसकी मेन इक्वेशन लिखें और यूनिट्स ऑफ एल के लिए इन सब के यूनिट्स को पुट करें। हमारे पास ये इंड्यूस ईएमएफ है, इसका यूनिट होगा वोल्ट, करंट का यूनिट होगा एम्पेयर और टाइम का यूनिट होगा सेकंड। सो वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकंड, ये सेकंड डिवाइड का डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अगर हमने देखने हो एसआई यूनिट ऑफ एल क्या है हमारे पास तो वो हेनरी होता है। अगर आपको पेपर में एमसीक्यू आता है व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंट कांस्टेंट, सो वो हेनरी है। और याद रखें हेनरी किसके इक्वल होता है, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। अगर आपको पेपर में हेनरी की डेफिनेशन आती है सो ऐसे यूनिट को डिफाइन करने का सादा सा तरीका मैंने आपको बताया था कि मेन इक्वेशन लिखें। अब इसमें सारे के सारे ऐसे यूनिट लिखें। एल का ऐसे यूनिट हमारे पास हेनरी है, ईएमएफ का हमारे पास ऐसे यूनिट वोल्ट है, करंट का ऐसे यूनिट एम्पेयर है, टाइम का ऐसे यूनिट सेकंड है। इन सब के साथ हम 1 1 1 लगा देंगे। सो अगर इफ बाय चेंज ऑफ 1 एम्पेयर ऑफ करंट इन 1 सेकंड इन अ कॉइल जनरेट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल विल बी 1 हेनरी। ये बेसिकली ये जो कांस्टेंट है हमें
किसी भी मटेरियल डिपेंडेंट है, ये हमें बताता है कि किसी मटेरियल में कितने करंट की चेंज की वजह से कितना उसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। तो अगर तो किसी कॉइल में 1 एम्पेयर का करंट का चेंज आ रहा है 1 सेकंड के लिए और उस चेंज की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ उस कॉइल में जनरेट हो रहा है वो है 1 वोल्ट, तो उस कॉइल का, उस पर्टिकुलर कॉइल का जो किसी खास किस्म के मटेरियल से मिलकर बनी है, उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट होगा वो 1 हेनरी होगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर मटेरियल से बनी हुई कॉइल में 1 एम्पेयर के करंट के चेंज की वजह से जो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है वो 1 वोल्ट की बजाय 2 वोल्ट का हो, तो उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट होगा वो 2 हेनरी होगा। सेम इसी तरह अगर हमारे पास किसी खास किस्म की मटेरियल का बना हुआ कॉइल है और उसमें 1 सेकंड में जो 1 एम्पेयर के करंट के चेंज के लिए जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रही है वो 3 वोल्ट की जनरेट हो रही है, तो उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट होगा वो 3 वोल्ट होगा। सो दैट्स मीन हमारे पास ये जो सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है ये हमें बताता है कि किसी मटेरियल में करंट की चेंज की वजह से उसमें इंड्यूस ईएमएफ कितनी जनरेट होगी। जिस तरह कुछ चीज़ें होती हैं उनको आग के ऊपर रखें तो वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं हीट अप होने के लिए। सेम उसी तरह हर एक कॉइल जो है वो डिफरेंट अगर मटेरियल से बनी हुई है तो उसमें सेम इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होती। सो वो मटेरियल डिपेंडेंट होती हैं और उसका अंदाज़ा हमें इस सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट की वैल्यू को देख के हो जाएगा कि कोई भी कॉइल कितना ज़्यादा या कितना कम इंड्यूस ईएमएफ को जनरेट कर सकती है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट की तरह हमारे पास इसकी भी जो डिपेंडेंस है वो सबसे पहले तो ये मटेरियल डिपेंडेंट है। उसके बाद किसी भी कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस कितनी जनरेट होगी वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, कि उस कॉइल में जो वक्त के लिहाज से, रेट का मतलब है टाइम के लिहाज से, टाइम के लिहाज से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है। अगर तो फ्लक्स ज़्यादा जनरेट हो रहा होगा, ज़्यादा चेंज उसमें आ रहा होगा तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ भी ज़्यादा जनरेट हो रही होगी। लेकिन अगर कम चेंज आ रहा होगा तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ भी कम जनरेट हो रही होगी। और लास्ट में है एरिया ऑफ कॉइल। इस कॉइल का एरिया जितना ज़्यादा होगा इसमें चेंज ऑफ फ्लक्स उतना ज़्यादा आएगा और उतनी ज़्यादा देर तक इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो है वो जनरेट होती रहेगी। यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है, जो हमने लेंजेज लॉ में भी देखी थी, कि जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन ओरिजिनल करंट के ऑपोजिट होगी। सो एज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दी ओरिजिनल करंट। तो इसकी आम डेली रूटीन लाइफ में हम एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब की ले सकते हैं कि जब आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब आप बल्ब को ऑन करते हैं तो शुरू में उसकी लाइट एज सच जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए उतनी नहीं होती, थोड़ी बहुत डिम होती है। वो किस वजह से होती है कि जब आपने बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना स्टार्ट की तो वो इलेक्ट्रिक करंट 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लेगी। इस दौरान करंट की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से चेंज ऑफ करंट की वजह से इसमें जो जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी चेंज होती है, जिसकी वजह से इसमें इंडक्शन का प्रोसेस होता है और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है। अब इस चेंज ऑफ करंट की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुई है उसकी डायरेक्शन ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है, जिसकी वजह से शुरू में हमारा जो बल्ब है वो हमें थोड़ा बहुत डिम नज़र आता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर रात को अगर आप देखें तो जब आप बल्ब को ऑफ करते हैं तो थोड़ी देर बाद में भी आप देखते हैं 2-3 सेकंड के लिए आपको ऐसे लगता है कि बल्ब आपका जल रहा है, हालांकि हम उसको कोई भी एनर्जी इनपुट में नहीं दे रहे। तो वो होता क्या है कि जब आप उसको ऑफ करते हैं तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम से 0 पे आने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लेती है। अब जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम से 0 पे आ रही है तो उस दौरान उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, और जब करंट की वैल्यू चेंज होती है तो उससे जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी चेंज होती हैं। नाउ दिस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट करता है, जिसकी डायरेक्शन अगेन अपनी ओरिजिनल करंट के ऑपोजिट होती है। अब यहाँ पे हमारी करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है थोड़ी देर के लिए, जिसकी वजह से हमें ऐसे लगता है कि बल्ब जो है वो हमारा जल रहा है। इन दोनों केसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। यही लेंजेज लॉ का मेन पॉइंट था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों जगह पे फुलफिल हो रहा है। जब सुबह के टाइम हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो हमें लग रहा था कि ज़ाया हो रही है, वो ज़ाया नहीं हो रही थी, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में दैट इज़ मैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी हुई थी, और वही एनर्जी रात के टाइम पे हमें वापस मिल गई है। ऐसा नहीं है कि रात के टाइम में जब आपने बल्ब ऑफ किया है
तो आप उसको इनपुट में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे ही नहीं रहे, फिर भी 2-3 सेकंड के लिए बल्ब आपको ऑन नज़र आ रहा है, तो कोई भी बंदा ये कह सकता है कि ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायोलेशन हो गई है, खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो रही है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद ब खुद जनरेट नहीं हो रही, बल्कि जो सुबह के टाइम जो हमारी एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस्ड ईएमएफ को अपोज करने में यूज़ हो गई थी, वही एनर्जी हमें रात के टाइम पे वापस मिल गई है। सो यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड था कि कभी भी ना ही एनर्जी ज़ाया होती है, ना ही वो खुद ब खुद जनरेट होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो सुबह के टाइम पे जो बल्ब हमने जलाया, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके उस कॉइल में सेव रही, और रात को जब हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना बंद कर दी तो उस टाइम पे वो जो हमारे पास एनर्जी है वो दोबारा से मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थोड़ी देर के लिए कन्वर्ट हुई, और हमें उससे थोड़ी बहुत जो है वो लाइट मिलती रही। थैंक यू।